हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विज मार्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा कि महमूद गजनबी ने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण करता है और भारत से धन लूटकर गजनी कैसे ले जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, गौर साम्राज्य यानी कि गजनी का एक छोटा सा प्रांत, जहां का शासक क्या माना जाता है, गौरी को। आज उसी गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गौर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? गौर साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन कौन करता है? अलाउद्दीन की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन जहानशोज कौन करता है? गौर साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन जहानशोज करता है। अलाउद्दीन जहानशोज जो है कुछ दिनों तक राज्य करता है और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र सैफुद्दीन कौन बनता है राजा? सैफुद्दीन जहानशोज राजा बनता है। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन जहानशोज राजा बनता है तो उस समय इसने अपने दो भतीजों शहाबुद्दीन और गियासुद्दीन को इसने कैद करके रखा। कैद इसलिए किया ताकि ये लोग उत्तराधिकार के लिए अपने आप को दावेदार न पेश कर सकें। और जब अलाउद्दीन जहानशोज की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र सैफुद्दीन जहानशोज राजा बनता है। और जब यह राजा बनता है सैफुद्दीन जहानशोज, तो इसने अपने पिता के द्वारा कैद किए गए शहाबुद्दीन और गियासुद्दीन के प्रति थोड़ा नरमी बरती और सैफुद्दीन ने इन दोनों को रिहा कर दिया। सैफुद्दीन कुछ दिनों तक शासन करता है और जब सैफुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो गौर साम्राज्य पर शहाबुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी अधिकार कर लेता है और यह अपने भाई गियासुद्दीन के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगता है। गौरी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और 1202 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1202 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो गौर साम्राज्य का शासक कौन बनता है? मोहम्मद गौरी। 1202 ईस्वी में गौरी जो है वो गौर साम्राज्य का शासक बनता है और यहीं से शुरू होता है गौरी के भारत पर आक्रमण करने का अभियान। तो आइए अब देखते हैं हम लोग गौरी के बारे में कि उसके उद्देश्य क्या थे और उसने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया और उसके परिणाम क्या रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गौरी के बारे में। गौरी यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। दोस्तों, इसका उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। एक तरफ आपने देखा कि महमूद गजनबी जो है वो भारत से धन लूटकर गजनी ले जाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद गौरी जो है वो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने के उद्देश्य से भारत आया था और इसने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कहाँ किया? मुल्तान पर। और जब यह 1175 ईस्वी मुल्तान पर आक्रमण करता है तो यह मुल्तान को जीतकर अपने अधिकार में कर लेता है। और गौरी जब मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है तो अपनी शक्ति पर गर्व करता है और उस गर्व में आकर वह भारत पर विजय प्राप्त करना चाहता है। और उसने यह इस उद्देश्य को लेकर सबसे पहले उसने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। कहाँ किया? गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। और वहाँ उस समय भीम द्वितीय का शासन था। कहा जाता है कि भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और यह युद्ध
कयाद्रा के मैदान में होता है, जिसे हम बैटल ऑफ कयाद्रा के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार पराजय होती है। जब गौरी घायल हो जाता है तो वह पुनः गजनी वापस चला जाता है, और जब मोहम्मद गौरी गजनी पुनः वापस चला जाता है तो वह भारत पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाता है, और उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण करता है, जहाँ पर शासन किसका रहता है? पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं। गौरी 1191 ईस्वी में वापस आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है, जहाँ शासन चलता है किसका? पृथ्वीराज चौहान का। और यह युद्ध होता है तराइन के मैदान में। तराइन का मैदान कहाँ है? ये हरियाणा और करनाल के बीच का मैदान। तो इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत होती है और गौरी की पराजय होती है। कहा जाता है कि गौरी इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया था कि वह घोड़े पर भी नहीं बैठ पा रहा था, तो उसके दासों ने आकर उसकी जान बचाई और उसने पृथ्वीराज से उसके जीवन की भीख मांगी। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जाओ, हम तो राजपूत हैं, तुम्हें जीवन दान देते हैं। और यही जीवन दान की कीमत पृथ्वीराज को चुकानी पड़ती है द्वितीय तराइन के मैदान में। गौरी जब तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है तो वह गजनी जाता है और 1 साल तक बिना खाए पिए भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाता है योजना। और इस योजना को बनाकर वह पुनः 1192 ईस्वी में आता है और पृथ्वीराज के ऊपर आक्रमण करता है। और यह आक्रमण फिर तराइन के मैदान में होता है, जिसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद में ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और गौरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक माना जाता है। और जब पृथ्वीराज की हार हो जाती है तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो गौरी इन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाता है। इस बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि गजनी ले जाकर इन्हें गौरी जो है बहुत ही ऊंचे एक टापू पर बैठता है और वहीं से बोलता है कि पृथ्वीराज तुम्हें अब शब्दभेदी बाण चलाना है। और पृथ्वीराज को जो है शब्दभेदी बाण चलाने की आज्ञा दी जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो साथी या एक तरफ से कह लीजिए दोस्त थे, वो चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई जो है ये संकेत करते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है अब मत चूको चौहान। और इस बात को जब जयचंद सुनता है तो उसे शंका हो जाती है कि यह किसी न किसी तरीके का संकेत है। और कहा जाता है कि इस बात को सुनकर जयचंद ने गौरी को बचा लिया। और गौरी जब बच जाता है तो वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। और जब जयचंद ने गौरी को बचाया और उसको बचाने के एवज में जयचंद को एक बहुत ही बड़ा मुआवजा चुकाना पड़ता है। कब चुकाना पड़ता है? चंदावर के युद्ध में। और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है, जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो अपने ही अपनों की जड़ खोदते हैं। जिस तरीके से जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं किया और गौरी की मदद किया, और उसी के लिए भुगतना पड़ रहा है गौरी के साथ युद्ध में। यदि जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ देता तो क्या गौरी भारत में जीत सकता था? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था और उसे पराजित करके गजनी भेज दिया था। इसी कड़ी में हम लोग गौरी के द्वारा कुछ किए गए कार्यों को देखते हैं। कन्नौज विजय के बाद उसने जो है सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनवाई और दूसरी तरफ उसने अरबी में कलमा खुदवाया। और गौरी अंतिम बार भारत 1205 में आया और 1206 ईस्वी में वापस गौर लौटने के क्रम में उसकी हत्या 15 मार्च 1206 को हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि गौरी जो है किस तरीके से भारत में आता है और वह किनके बीच युद्ध करता है और किस तरीके से भारत पर अपना अधिकार जमाता है। और गौरी जो है जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने अपने 2 दासों कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को अपने द्वारा जीते गए सभी प्रदेशों का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार को विजय प्राप्त करता है और यही
बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया, तो इसका आंसर क्या होगा, बख्तियार खिलजी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी जो है भारत में आक्रमण करता है और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करता है। तो दोस्तों यदि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग कितना रिस्पांस देते हैं, वीडियो को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।